नमस्कार, दोपहर के 1 बज रहे हैं। वक्त हो गया है आधा दिन पूरी खबर का। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। जमशेदपुर हिंसा मामले में पुलिस ने 50 लोगों को हिरासत में ले लिया है। आगे किसी भी तरह की अनहोनी ना हो, इसके लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। आगजनी, पत्थरबाजी और फिर पुलिस का एक्शन। तस्वीरें झारखंड के जमशेदपुर की हैं, जहां पर बीती शाम कल 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई थी। दोनों ओर से जमकर काफी देर तक पत्थरबाजी होती रही। मामला बिगड़ता देखकर पुलिस ने मोर्चा संभाला। भारी संख्या में पुलिस और आरएएफ के जवान मौके पर पहुंचे। हालांकि इस दौरान पुलिस पर पथराव भी हुआ और कुछ पुलिस अधिकारियों को चोट भी आई। प्रशासन ने सभी से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मैं सभी को ये अपील करना चाह रही हूँ कि कृपया शांति बनाए रखें। आज सुबह इस इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती नजर आई। हिंसा प्रभावित इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है। एहतियातन आरएएफ की बटालियन को भी तैनात किया गया है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में हुई 2 समुदायों के बीच झड़प में एक युवक की जान चली गई थी और इस हत्या के विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने आज छत्तीसगढ़ बंद बुलाया। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में एक युवक की हत्या के बाद विवाद बढ़ गया, जिसे लेकर नाराज बीएचपी कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ बंद बुलाया है। बेमेतरा के व्यापारी संघ ने बंद को समर्थन देते हुए अपनी दुकानें बंद कर दी हैं। घटना के बाद बेमेतरा जिला पुलिस हाई अलर्ट पर है। सभी संवेदनशील क्षेत्र में फिक्स पॉइंट ड्यूटी लगाया गया है। इसके अलावा पुलिस की 4 पेट्रोलिंग पार्टी लगातार शहर में घूम रही है। पेंड्रा में हिंदू संगठन के लोग भी सड़कों पर उतरे और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, तो बंद को देखते हुए प्रशासन भी मुस्तैद रहा। कवर्धा में भी बंद का असर दिखा। सुबह से ही आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहीं। क्योंकि जो घटना घटी है उससे सभी आंदोलित है और हमको पूर्ण समर्थन दे रहे हैं। जैसा आप देख रहे हैं, आ रहे हैं, जिनको जानकारी नहीं थी वो खोल दिए हैं, लेकिन तुरंत बंद भी कर रहे हैं। हरियाणा के सोनीपत में कुछ लोगों पर धार्मिक स्थल पर हमले का आरोप है। बदमाशों के इस हमले में कई लोगों को चोटें आई हैं। पुलिस ने 10 नामजद पर केस दर्ज कर लिया है और 16 लोगों को हिरासत में लिया है। हरियाणा के सोनीपत के सांदलकला गांव में तनाव के हालात बने हुए हैं। बीती रात कुछ हथियारबंद बदमाशों ने गांव में लोगों पर हमला किया। आरोप है कि बदमाशों ने एक धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ भी की। दारू वारू पी कर है। अच्छा, फिर और सारा सिस्टम कर दिया, तोड़ फोड़ कर दी। चोट लगी। 3-4 रेफर अपना खनपर में हो गए और 3 वहाँ खड़े हैं सोनीपत में। बदमाशों के इस हमले में 7 लोगों को चोटें आई हैं। इस मामले में 10 नामजद पर केस दर्ज कर लिया गया है और 16 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ हो रही है। इलाके में तनाव के हालात को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं ग्रामीणों ने भरोसा दिलाया कि गांव में अब माहौल को खराब नहीं होने दिया जाएगा। पठानकोट से बेहद हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। लाठी डंडों के साथ कुछ लोगों ने कार में तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। हाथों में लाठी और डंडे, बीच सड़क पर जमकर बवाल। हंगामे की ये तस्वीरें पठानकोट इलाके की हैं, जहां आपसी कहासुनी के बीच भारी हंगामा हुआ। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की गाड़ी पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। देखते ही देखते दबंगों ने गाड़ी में तोड़फोड़ शुरू कर दी। हंगामे के पीछे 2 गुटों का झगड़ा बताया जा रहा है। तोड़फोड़ और हंगामे के आरोप में पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस दूसरे आरोपियों की तलाश कर रही है। फिलहाल कार में तोड़फोड़ के पीछे पुरानी रंजिश का मामला बताया जा रहा है। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 150 151 ਆਈਪੀਸੀ ਤੇ 160 ਆਈਪੀਸੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ
ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਰਜ ਪਾर्टी ਵੱਲੋਂ 5 ਬੰਦੇ मौके ਤੇ ਅਰੈਸਟ कर लिया। वहीं यूपी के इटावा में कल 2 गुटों में क्रिकेट खेलने को लेकर विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से जमकर पत्थर चलने लगे। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया। इटावा में रविवार को 2 गुटों के बीच क्रिकेट खेलने को लेकर विवाद हो गया। आपसी कहासुनी में यहां जमकर मारपीट हुई, दोनों ओर से जमकर पत्थर चलने लगे। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू किया। इटावा में हुए देर शाम बवाल में पुलिस ने 14 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल इलाके में शांति है। मारपीट के पीछे पुराना विवाद बताया जा रहा है, लेकिन रविवार को दोनों पक्षों का विवाद अचानक हिंसक हो गया और दोनों तरफ से पत्थर चलने लगे। काफी देर तक चली इस पत्थरबाजी के बाद इलाके की सड़क जैसे पत्थरों से पूरी तरह पट गई। कुछ लड़के जो है मैरिज उनकी उस साइड के आए, उन्होंने फायरिंग चालू कर दी, जिसमें जो है करीब 2 फायर जो है आसमान में उन्होंने किए, तीसरा फायर जो है उन्होंने नीचे टारगेट करा, जिससे जो है फिर करकुरु के वो भाग गए। मौके पर मौजूद चश्मदीदों का कहना है कि कुछ युवकों ने आकर पहले हवाई फायरिंग की और देखते ही देखते पथराव शुरू कर दिया। प्रयागराज उमेशपाल हत्याकांड में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता प्रयागराज के ग्रामीण इलाकों में परवीन की तलाश की जा रही है। और वहीं अतीक अहमद के बेटे असद को दिल्ली में पनाह देने के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उमेशपाल मर्डर केस का आरोपी और माफिया अतीक का बेटा असद 15 दिन तक दिल्ली में छिपा हुआ था। ये खुलासा हुआ है दिल्ली से गिरफ्तार 3 बदमाशों द्वारा, जिनके नाम है जीशान, खालिद और जावेद। इन तीनों बदमाशों ने बताया है कि अतीक अहमद का बेटा असद 15 दिन तक दिल्ली के संगम बिहार इलाके में छिपा हुआ था। तीनों आरोपियों ने पूछताछ में अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम को शरण देने की बात कबूल की है। अतीक के जिस बेटे असद की यूपी पुलिस को तलाश है, वो दिल्ली में छिपा हुआ था। यही नहीं, उसके 3 मददगार भी थे, जिन्होंने न सिर्फ उसको शरण दी बल्कि हथियार भी मुहैया करवाए। दिल्ली के शेख सराय इलाके से पुलिस ने खालिद और जीशान नाम के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। साथ में उनसे हथियार भी मिले हैं। खालिद और जीशान ने असद और गुलाम को दिल्ली में पनाह दी थी। प्रयागराज में उमेशपाल की 24 फरवरी 2023 को हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से यूपी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। यूपी पुलिस के साथ एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी कार्रवाई कर रही है। कर्नाटक चुनाव को लेकर बीजेपी की आज अहम बैठक हुई है। आज शाम तक उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होगा। बीजेपी आज कर्नाटक के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। इसको लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बैठक हो रही है। इस बैठक में बीजेपी के संगठन मंत्री बीएल संतोष, कर्नाटक चुनाव के सह प्रभारी मनसुख मंडाविया, कर्नाटक बीजेपी के प्रभारी अरुण सिंह बैठक में मौजूद हैं। इसके पहले कल दिल्ली में कर्नाटक चुनाव को लेकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी हुई। कर्नाटक में 10 मई को मतदान होगा और 13 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। दक्षिण भारत में बीजेपी के सामने अपने इकलौते दुर्ग कर्नाटक की सत्ता को बचाए रखने के लिए चुनौती बड़ी है, तो कांग्रेस के लिए वापसी का चैलेंज भी है। बसवराज बोम्मई के सहारे बीजेपी अपनी सत्ता को बरकरार रखने की जद्दोजहद कर रही है, जबकि कांग्रेस डीके शिवकुमार, सिद्धरमैया की जोड़ी को आगे करके सत्ता में वापसी की कोशिश में जुटी है। तो जेडीएस कुमारस्वामी के दम पर किंग मेकर बनने का ख्वाब देख रही है। राहुल गांधी पर बीजेपी के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी को कानून के तहत सूरत कोर्ट ने सजा दी है। बीजेपी ने कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया है। सांसद रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल पर कई प्रहार किए। रविशंकर ने कहा, राहुल गांधी भारत विरोधी ताकतों के साथ है। राहुल को कानून के तहत ही सजा मिली है। ये बात सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए कि राहुल गांधी जी जब भी विदेश जाते हैं तो किस तरह के अनडिजायरेबल एलिमेंट से, बिजनेसमैन से, अवांछनीय बिजनेसमैन से वो मिलते हैं। नालंदा हिंसा मामले में रविशंकर ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर भी प्रहार किया। रविशंकर ने कहा, आपके गृह जिला नालंदा सासाराम में अभी तक तनाव है, वहां के लोग परेशान हैं। कि आपके गृह जिला नालंदा या सासाराम में अभी तक तनाव है, लोग परेशान हैं। और अब तो मीडिया के लोगों ने बता दिया कि वहां पर अगर पूरी
पुलिस सख्त होती जैसे पिछले बार थी तो घटना नहीं होती। तो आप इफ्तार करिए। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज और कल देश के सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। वहीं 24 घंटे में कोरोना के 5,880 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 12 लोगों की मौत हो गई। बीते कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में आई तेजी पर सरकार अलर्ट पर है। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल के दिनों में प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में ही तय हुआ था कि कोरोना मैनेजमेंट के लिए अस्पतालों में मॉक ड्रिल की जाएगी। लिहाजा आज देश के सभी शहरों में मेगा मॉक ड्रिल की जा रही है। मॉक ड्रिल के जरिए कोरोना से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। ये मॉक ड्रिल सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में हो रही है। साथ ही अस्पतालों में मौजूद डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, आयुष डॉक्टर्स की टीम्स के साथ साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी ट्रेन किया जा रहा है। इसके अलावा ग्रामीण स्तर पर कोविड-19 प्रबंधन पर ट्रेन स्टाफ के साथ रेफरल सेवाओं में एडवांस्ड और बेसिक लाइफ सपोर्ट सेंटर की उपलब्धता देखी जाएगी। पिछले सालों में कोरोना काल में बढ़ते मरीजों की संख्या के कारण संसाधनों की कमी से कई लोग अपनी जान को गंवा ही चुके हैं। ऐसे में अब कोरोना को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो, इसीलिए मॉक ड्रिल की जा रही है। बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीखें सामने आ गई हैं। 2 चरणों में मतदान होगा और इस बार आपको बता दें 4.32 करोड़ यानी 4 करोड़ 32 लाख वोटर्स मतदान करेंगे। उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक जिन निकाय चुनावों के लिए इंतजार हो रहा था, उन चुनावों की तारीखों का ऐलान अब हो गया है। निकाय चुनावों के लिए वोटिंग 4 और 11 मई को होगी। 13 मई को वोटों की गिनती की जाएगी। उत्तर प्रदेश में 14,684 पदों के लिए चुनाव होंगे। 17 महापौर, 1,420 पार्षद के चुनाव ईवीएम से करवाए जाएंगे। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस बार 9 मंडलों में बांटकर यूपी में चुनाव करवाए जाएंगे। तारीखों का ऐलान होने के बाद सीएम योगी ने आज एक अहम बैठक बुलवाई है। ये बैठक सीएम योगी के आवास पर शाम करीब 5 बजे होगी। बैठक में मुख्यमंत्री ने पूरे मंत्रिमंडल को बुलवाया है। निकाय चुनाव के लिए 2 लाख से ज्यादा कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। सभी जिलों में मतदान दलों का गठन कर लिया गया है। मतदान दलों के प्रशिक्षण की कार्रवाई भी संचालित की जा रही है। ग्रेटर नोएडा में पड़ोसी ने 2 साल की मासूम बच्ची को मार डाला। उसके बाद उसके शव को बैग में डालकर खूंटी पर लटका दिया। शव मिलने की जानकारी लगने पर आरोपी मौके से फरार है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। ग्रेटर नोएडा में हुई एक दिल दहला देने वाली वारदात में 2 साल की मासूम बच्ची का शव उसके पड़ोस में रहने वाले युवक के घर बैग में खूंटी पर लटका हुआ मिला, जबकि आरोपी युवक बच्ची के परिजनों के साथ उसे ढूंढने का नाटक करता रहा। जब पड़ोस से बदबू आने लगी तो परिवार वालों को शक हुआ और कमरे का दरवाजा तोड़कर तलाशी ली तो मासूम का शव बरामद हुआ। शव मिलने की जानकारी लगने पर वो फरार हो गया। मासूम बच्ची का शव मिलने के बाद पूरे परिवार में मातम छाया हुआ है। घर वालों का रो रो करके बुरा हाल है। आरोपी की तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हैं। आरोपी को पकड़ने के बाद ही पता चल पाएगा कि उसने बच्ची की हत्या किस वजह से की थी। जब वहाँ की तलाशी ली गई तो ये पता चला कि उस एक पिट्ठू बैग में उस गुमशुदा बच्ची का शव है। इस पर तुरंत पंचायतनामा पोस्टमार्टम करवाई गई है और जिस व्यक्ति के कमरे से पिट्ठू बैग बरामद हुआ है वो फरार है। चूंकि उसकी तलाश के लिए 3 विशेष टीमें लगाई गई हैं। शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करके घटना के विभिन्न आयाम, कारण और पूरी छानबीन की जाएगी। और अगली खबर कानपुर से। कानपुर देहात में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। नेशनल हाईवे 2 पर डबल डेकर बस पलट गई। बस भिवाड़ी से कानपुर जा रही थी। हादसे में 15 लोग घायल हो गए। कानपुर में NH2 पर एक बस बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 15 यात्री घायल हुए हैं, जिनमें से 3 की हालत नाजुक है। बस के अंदर यात्री फंस गए। मौके पर मौजूद राहगीर और बस में सवार यात्रियों ने एक दूसरे की मदद की और बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने का राहत बचाव कार्य शुरू किया। हादसे की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के साथ यहां पर पुलिस की टीम्स पहुंची। शताब्दी बस ड्राइवर और कंडक्टर के मुताबिक बस जब नेशनल हाईवे पर बने ओवरब्रिज को बस पार ही कर रही थी, तभी बस का अगला टायर फट गया। बस अनियंत्रित होने लगी और फिर बस का पिछला टायर भी फट गया।
जिसके बाद बस पूरी तरह से नियंत्रण खो चुकी थी और नेशनल हाईवे पर पलट गई। हादसे की वजह से बस में सवार यात्री समेत ड्राइवर और कंडक्टर भी घायल हो गए हैं। यूपी के औरैया में सरेआम दबंगों ने जमकर उत्पात मचाया। एक युवक को मामूली सी बात पर जमकर पीटा। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। औरैया के दिबियापुर के ओवरब्रिज के नीचे देर रात कार से आए लाठी डंडों से लैस दबंगों ने जमकर उत्पात मचाया। एक युवक की जमकर पिटाई की, इसके साथ ही पूरे मोहल्ले में पत्थर चलाए। पिटाई की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कई बदमाश एक युवक को बेरहमी से पीट रहे हैं। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवक को खुलेआम दौड़ाकर उसके साथ मारपीट की जाती है। इसके बाद भी पुलिस के हाथ खाली है, जबकि खुद पुलिस के अधिकारी इस पूरी घटना को 2 दिन पुरानी घटना बता रहे हैं। यह वीडियो थाना दिबियापुर क्षेत्र के ओवरब्रिज के नीचे का है, जिसमें 2 बच्चों के बीच में मारपीट हो रही है और यह वीडियो 2 दिन पुराना है। पीड़ित पक्ष द्वारा जो है अभी थाने में तहरीर नहीं दी गई है। तहरीर प्राप्त होते मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। एमपी के खंडवा में नदी का पानी अचानक से बढ़ गया। अचानक श्रद्धालु पानी में फंस गए। वक्त रहते सभी लोगों को निकाल लिया गया। आप देखिए कैसे आफत में फंसे लोगों की जान बचाई गई। मध्य प्रदेश के खंडवा के ओंकारेश्वर में नर्मदा की लहरों में 7 श्रद्धालु फंस गए। ये लोग नदी के बीच चट्टानों पर नहाने पहुंचे थे, लेकिन बांध से पानी छोड़ा गया और पानी तेजी के साथ बढ़ने लगा। अलार्म बजाने के बावजूद भी लोग इसकी आवाज नहीं सुन पाए। जैसे जैसे पानी बढ़ता गया, लोगों की मुसीबत वैसे वैसे बढ़ती गई। गनीमत की बात तो ये रही कि आसपास की नाव में बैठे गोताखोरों और रेस्क्यू टीम के लोग फौरन एक्शन में आ गए। वक्त रहते सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ऐसा बताया जा रहा है कि ये तीर्थयात्री अमरावती से आए थे। नागर घाट पर 18 से 20 श्रद्धालु जो महाराष्ट्र के थे, वो चट्टानों पे नर्मदा नदी में फंस गए थे, तो उनको तत्काल फिर पानी ज्यादा बढ़ने से रेस्क्यू किया गया और किसी प्रकार की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, समय पे उनको निकाल लिया गया। जोजिला टनल पर काम जोरों पर है। 40% से ज्यादा ड्रिलिंग का काम पूरा हो चुका है। कयास लगाए जा रहे हैं कि दिसंबर 2026 तक प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। लद्दाख क्षेत्र में भारत, चीन और भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात सशस्त्र बलों को मजबूत करने के लिए भारत की सबसे लंबी और सबसे ऊंची मोटर योग्य जोजिला सुरंग तैयार हो रही है। ये सुरंग हर मौसम में पूरे लद्दाख क्षेत्र को देश के बाकी हिस्सों से जोड़े रखेगी। जोजिला सुरंग के जरिए कश्मीर से लद्दाख तक दुश्मन का सीना रौंदने के लिए जवान पहुंच जाएंगे। हर मौसम में संपर्क कायम रखने वाली रणनीतिक जोजिला सुरंग का काम तेज गति से चल रहा है और 40% से ज्यादा खुदाई हो चुकी है। दिसंबर 2026 तक इस परियोजना के पूरा होने की उम्मीद है। दुनिया की जो बेहतरीन टनल्स हैं, उन्हीं टनलों में से एक टनल होगी और ऑल वेदर टनल होगी और निस्संदेह ही डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण जो है हमारे देश के लिए है। आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जोजिला सुरंग का निरीक्षण किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर, भागलपुर में पीएम मोदी का एक अनोखा फैन देखा गया, जिसने 2 आमों का कैसे इसको क्रॉस करके एक आम का उत्पादन किया है और उससे आप देखिए इसने किस तरह से एक नया तरीका ढूंढ निकाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरह तरह के फैन तो आपने देखे होंगे। कोई उनके लिए ट्रैक बनवाता है तो कोई पूजा करता है, लेकिन भागलपुर के मैंगो मैन अशोक चौधरी की प्रधानमंत्री मोदी के प्रति खास दीवानगी देखने को मिल रही है। दरअसल अशोक चौधरी एक आम का उत्पादन कर रहे हैं जिसका नाम मोदी रखा गया है। पीएम मोदी ने जब पहली बार 2014 में जीत हासिल की तो अशोक चौधरी ने उस समय 2 आमों को क्रॉस करके एक आम का उत्पाद किया जिसका नाम मोदी रखा। 2019 में जब वो जीते तो फिर 2 आम का क्रॉस कर नया आम का उत्पादन किया
जिसका नाम मोदी 2 रखा। दोनों पेड़ों में इस बार जबरदस्त आम का उत्पादन होगा। मोदी आम पूरा हरा तो वहीं मोदी 2 लाल लाल है। तो इसमें फिर अगर मोदी जी जीतते हैं तो मोदी 3 भी निश्चित रूप से विकसित किया जाएगा। जी न्यूज़।